हेलो एस्पिरेंट्स। आज अपनी करंट अफेयर सीरीज का है पार्ट 55। आज अपन ये कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे आज के लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दुधवाहा टाइगर रिजर्व। देखो, दुधवाहा टाइगर रिजर्व ना यूपी में पड़ता है। इसमें आते हैं दुधवाहा नेशनल पार्क आता है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है और कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। तो इससे आपको ये भी याद रखना है कि किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में आती है, कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में आती है। देखो, कटर्निया घाट से ना आपको लग सकता है कि बंगाल या आसाम में होगी, पर कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में ही है। ये जो टाइगर रिजर्व है ना, ये बहुत खास टाइगर रिजर्व है, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है टाइगर्स की किसी भी रिजर्व में। जैसे सबसे ज्यादा तो जिम कॉर्बेट वगैरह में है, उसके बाद कुछ अलग अलग टाइगर रिजर्व आते हैं। फिर फोर्थ नंबर पे जो टाइगर पॉपुलेशन है ना लार्जेस्ट, वो दुधवाहा टाइगर रिजर्व में ही है। ठीक है। और इस टाइगर रिजर्व में एक इंडियन राइनोसोरस भी देखने को मिलते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में भी इंडियन राइनोसोरस देखने को मिलते हैं। वरना तो ज्यादातर राइनोसोरस कहाँ पर देखने को मिलते हैं? आसाम में और थोड़े बहुत वेस्ट बंगाल में। पर दुधवाहा टाइगर रिजर्व में भी एक स्मॉल अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन रहती है इंडियन राइनोसोरस की। ठीक है। और ये तराई रीजन में पड़ता है, तराई भाबर टाइप का हैबिटेट है यहाँ पे। तो बहुत फर्टाइल सॉइल है, बहुत अच्छी अच्छी वेजिटेशन होती है यहाँ पे। मॉइस्ट वेजिटेशन रहती है यहाँ पे, साल डोमिनेंट ट्रीज है यहाँ पे। एक बार रीड कर लेते हैं इसके बारे में। दुधवाहा टाइगर रिजर्व established as a tiger reserve under Project Tiger in 1988. It comprises Dudhwaha National Park, Kishanpur Wildlife Sanctuary, and Katarnia Ghat Wildlife Sanctuary. It is typical Tarai Bhabar habitat of the Upper Gangetic Plains biogeographic province. The reserve is drained by Sharda, Gerua, Suheli, Mohana streams. All are tributaries of Ghagra. It has Indian moist deciduous vegetation with dominant sal forest and associated species like Terminalia alata, Lagerstromia parviflora and Adena cordifolia. अब देखो, आपको याद क्या क्या रखना है इस स्लाइड से। आपको याद रखना है कि किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कटर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यूपी में पड़ती है। ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है कि दुधवा टाइगर रिजर्व में वेजिटेशन कैसा है। देखो, टराई भाबर वाला तो हैबिटेट है यहाँ पे, और डेसिडियस वेजिटेशन है यहाँ पे। कौन सा डेसिडियस? ड्राई डेसिडियस है, मॉइस्ट डेसिडियस? मॉइस्ट डेसिडियस वेजिटेशन है दुधवा टाइगर रिजर्व का। साल ट्रीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। और एक बार ये जो अलग अलग स्पीशीज है साइंटिफिक नेम है ना, ये आप रीड कर लेना एग्जाम पर्पज के लिए। ठीक है। और आपको इस स्लाइड से ये भी याद रखना है कि शारदा, गेरुआ, सुहेली, मोहाना, ये सब घाघरा की ट्रिब्यूटरीज है। नदियों की ट्रिब्यूटरीज आती हैं सवाल में, और ये नदियां बहती है दुधवा टाइगर रिजर्व से, ये भी आपको रखना है याद। अब इसकी थोड़ी वाइल्ड लाइफ देख लेते हैं। इट इंक्लूड टाइगर, लेपर्ड, स्वैम्प डियर, राइनोसोरस, चीतल, हॉक डियर, बार्किंग डियर, सांभर, वाइल्ड बोर एंड रेटल। देखो, रेटल को हनी बैजर भी कहा जाता है। ठीक है। इट हैज, अब देखो यहाँ पे कितनी वैरायटी ऑफ एनिमल पॉपुलेशन रहती है। टाइगर भी रहते हैं, लेपर्ड भी रहते हैं, राइनोसोरस भी रहते हैं और बहुत टाइप के एंटीलोप्स भी रहते हैं। ठीक है। 400 प्लस यहाँ पे बर्ड स्पीशीज रहती हैं, जैसे फ्लारिकन हो गई, ब्लैक नेक्ड स्टॉक हो गई। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये। काफी सारी इंटरलिंक फूड चेन्स चलती हैं यहाँ पे, क्योंकि इतने टाइप के एनिमल्स रहते हैं, इतने टाइप की बर्ड्स रहती हैं। ठीक है। ये जो ऑल इंडिया टाइगर सेंसस हुआ था ना 2022 में, इसमें इसकी रैंक आई थी फोर्थ। यहाँ पे कुछ 135 टाइगर रहते हैं। ठीक है। तो 135 टाइगर्स रहते हैं यहाँ पे, तो ये इंडिया में फोर्थ रैंक पर आता है टाइगर रिजर्व्स में। ठीक है। देखो, ये ऑल इंडिया टाइगर सेंसस होती है, ये हर 4 साल में एक बार होती है। लास्ट वाली हुई थी 2022 में, और अब 2026 वाली चल रही है। 2022 वाली टाइगर सेंसस के आंकड़े आए थे 2023 में, तो 2026 वाले के 2027 में आएंगे। तो अभी तो आपको यही याद रखना है, 2022 वाले ही रिकॉर्ड्स याद रखने हैं। और ये याद रखना है, ऑल इंडिया टाइगर सेंसस हर 4 साल में एक बार होती है। 2026 में अभी चल रही है। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। उत्तर प्रदेश में 4 और टाइगर रिजर्व है। कौन है वो? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर टाइगर रिजर्व। रानीपुर टाइगर रिजर्व अभी रिसेंटली ही एडेड करा गया है, तो आपको याद रखना है। यूपी में 4 टाइगर रिजर्व है। ये मैप देखो, एकदम नेपाल बॉर्डर के पास ही पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है। तो यहाँ पे जंगल कनेक्टेड है नेपाल से, नेपाल के अलग अलग नेशनल पार्क से। ठीक है। आईएनएस अरिधमन। देखो, आईएनएस अरिधमन एक सबमरीन है इंडियन नेवी की,
न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है जो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करती है। इन्हें सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर भी कहा जाता है, SSBN। देखो इंडियन नेवी ने ना एक नई क्लास चालू करी है, INS अरिथमन क्लास। इसमें अरी अरी नाम से सबमरीन्स होती हैं। अभी तक ये जो अरिथमन है ना, ये थर्ड टाइप की सबमरीन है। इससे पहले INS अरिहंत आ चुकी है, INS अरिघट आ चुकी है, और 2027 में एक नई सबमरीन भी आ रही है जिसके अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। ये इंडिया का एक स्ट्रेटेजिक वेपन्स प्रोग्राम चल रहा है जिसमें इंडिया को अपना न्यूक्लियर ट्राइड बनाना है। न्यूक्लियर ट्राइड तो बन गया है, अब एक और सबमरीन 2027 तक आ जाएगी, तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी इंडिया की नेवी। यही सब है। इसमें इनकी खासियत क्या होती है इन सबमरीन्स की, कि ये सबमरीन्स होती हैं न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल वाली होती हैं। इनमें सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी होती है, वरना ज्यादातर जो सबमरीन्स होती है ना, वो एक ही बार बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर सकती हैं। पर ये जो क्लास है, अरिथमन क्लास है, इनमें सेकेंड स्ट्राइक फैसिलिटी भी है कि ये दोबारा भी हमला कर सकती हैं तुरंत ही। तो एक बार रीड कर लेते हैं इनके बारे में। INS अरिथमन, it is the third nuclear powered ballistic missile submarine और submersible ship ballistic nuclear। देखो पहला सवाल तो यही आ जाएगा कि INS अरिथमन क्या है, INS अरिहंत क्या है, INS अरिघट क्या है। ठीक है, INS अरिथमन है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन या सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर। ये 2026 में कमीशन हुआ है। It is a part of India's strategic weapons program, falls under the domain of the strategic forces and is part of the India's nuclear triad. Earlier commissioned submersible ship ballistic nuclear are INS Arihant, INS Arighat. The fourth submersible ship ballistic nuclear of the Arithaman class is under trials and will be commissioned in the year 2027. देखो ये जो है ना SSBN, तो पहला सवाल तो यूपीएससी क्या क्या पूछ सकता है, स्लाइड से देख लो। INS अरिथमन क्या है? INS अरिथमन है न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। इन्हें सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर भी कहा जाता है। एक चीज तो याद रखनी है। फिर इसी क्लास में INS अरिहंत भी है, INS अरिघट भी है। तो ये न्यूक्लियर ट्राइड है इंडिया का अभी तक, ये याद रखना है अपने को। दूसरा क्या क्या याद रखना है? द सबमरीन फीचर्स अ स्ट्रीमलाइंड हल डिजाइन विच इंप्रूव्स इट्स परफॉर्मेंस अंडर वाटर। देखो इसका कुछ डिजाइन ही ऐसा है कि ये अंडर वाटर अच्छे से परफॉर्म कर सके। इट इज पावर्ड बाय न्यूक्लियर propulsion एंड बूस्ट द वर्चुअली अनलिमिटेड ऑपरेशनल रेंज। देखो अभी तक क्या होता है था कि ये ना डीजल से चलती थी सबमरीन्स, फ्यूल से चलती थी, तो अब इन्होंने न्यूक्लियर प्रोपल्शन ही बना लिया है। तो अब ये अपना न्यूक्लियर जो होता है ना मटेरियल, उसी से ये अपना प्रोपल्शन करते रहेंगे, तो इनकी अब रेंज हो गई है अनलिमिटेड, कि ये कितना न्यूक्लियर पावर से तो कितना भी अपन यूज कर सकते हैं एनर्जी। तो अब ये वर्चुअली अनलिमिटेड रेंज हो गई है इनकी, मतलब कितनी भी दूर जा सकती है, इनका फ्यूल खत्म नहीं होगा, ऐसे ऐसे। इनमें ना प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर यूज करते हैं, ये 83 मेगावाट का, ये याद रख लेना। pressurized mega water reactor PWR. It provides India with an assured second strike capability, allowing retaliation even after a nuclear first strike. देखो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है, कि एक बार बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी ना, तो पहले दोबारा नहीं कर पाते थे, वो एक ही बार स्ट्राइक कर सकते थे। अब अपन 2 बार हमले कर सकते हैं एक ही सबमरीन से तुरंत। तो ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी आ गई है। Its induction also allows India to maintain continuous at sea deterrence. कि देखो समुद्र में अपनी शक्ति बढ़ेगी, ऐसा दिखता है INS अरिथमन। तो आपको बस क्या याद रखना है मेजरली, कि INS अरिथमन क्या है, उसमें सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है, ये न्यूक्लियर प्रोपल्शन का इस्तेमाल करते हैं नेविगेट करने के, मतलब आगे बढ़ने के लिए फ्यूल की तरह। ठीक है, ये सब याद रखना है इसमें। अब आता है थिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन। देखो आजकल वुमेन रिजर्वेशन के बारे में बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं कि बिल भी पास हो रहे हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन से। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2022 में, मई 2022 में, जिसको कहते हैं नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस। ये पहली बार ही हुई थी। इसमें क्या हुआ था, पूरे इंडिया से जितनी भी फीमेल MP हैं, MLA हैं, इनको बुलाया गया था तिरुवनंतपुरम केरला में। वहां पे इन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन करा था कि वुमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए 33%। तो ये भी लिंक्ड है वुमेन रिजर्वेशन बिल से। आजकल न्यूज में है, सवाल आ सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए थिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन क्या है। The Thiruvananthapuram Declaration was adopted at the first National Women's Legislators Conference in May 2022.
urging the immediate passage of the long pending Women's Reservation Bill to grant 33% reservation to women in the Lok Sabha and state legislative assemblies. It emphasized rectifying historical injustice against women in political representation. Key aspects of the 2022 declaration. Urgency. It demanded the union government and all political parties prioritize passing the 33% reservation bill, which had faced delays for years. Legislative focus. The focus was on enabling greater representation of women in decision-making bodies, Lok Sabha and assemblies. देखो वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर बहुत सारा सवाल बन रहे हैं, तो तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन से सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ही ज्यादा हैं। ये थोड़ा लेस डिस्कस्ड है ये डिक्लेरेशन, लोग इसके बारे में जरा बात नहीं करते। आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा करंट अफेयर्स में, किसी भी कोचिंग वोचिंग वाली वीडियोस में, पर हम आपको पढ़ाएंगे ऐसे टॉपिक्स जो आने की संभावना रखते हैं एग्जाम में, हाईली प्रोबेबल हैं ये। तो याद रखना तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन क्या है। तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन एक नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी 2022 में, उसमें इन्होंने ये पास करा था। इनकी डिमांड थी कि 33% वुमेन रिजर्वेशन होना चाहिए लोकसभा में, पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। तो यही है तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन। याद रखना, देखो सीधा सीधा सवाल आ जाएगा, तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन क्या है। ठीक है, क्या है तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन, या डेफिनेशन आ जाएगी, फिर पूछेंगे ये कौन सा डिक्लेरेशन है। तो आपको याद रखना है, बस इतनी सी चीज याद रखनी है, ये नेशनल वुमेन लेजिस्लेचर्स कॉन्फ्रेंस का एक डिक्लेरेशन है जिसे बोलते हैं तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन। इसमें ये डिमांड करते हैं 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। देखो ऐसा हुआ था, राष्ट्रपति ने ही इसको इनॉग्रेट करा था, केरला के सीएम भी हैं। 2022 में हुआ था, कोविड के बाद की बात है। देखो तभी कुछ लोगों ने मास्क पहन रखे हैं। विंडफॉल टैक्स, देखो ये विंड मिल पे लगने वाला टैक्स नहीं होता विंडफॉल टैक्स। इसको आप ऐसे समझो कि देखो 2020 में कोविड आया था ना, तो कोविड में सैनिटाइजर की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। काफी लोगों ने तो सैनिटाइजर यूज ही कोविड के टाइम पहली बार करा था अपनी लाइफ में। पर सैनिटाइजर बहुत पहले से आ रहे थे, और कोविड से पहले सैनिटाइजर की क्वालिटी आप याद करो, बहुत ज्यादा थिक होते थे, डेंस होते थे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे सैनिटाइजर्स। पर कोविड में आके ये पतले होने लग गए, इनकी क्वालिटी गिर गई, ये इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं होने लगे। पर जो सैनिटाइजर इंडस्ट्री है वो कोविड से पहले तो ऐसे ही चल रही थी, प्रॉफिट भी बहुत कम ना के बराबर थे। पर कोविड आते ही सैनिटाइजर इंडस्ट्री अपने बूम पर चली गई, ह्यूज प्रॉफिट्स कमाने लग गई, बहुत बड़ा सेक्टर बन गया सैनिटाइजर का। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री ने ना काफी सारा प्रॉफिट गेन कर लिया। अब ये प्रॉफिट गेन कैसे करा, सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से। और कोविड की वजह से गेन करा, तो इसमें तो सैनिटाइजर इंडस्ट्री का क्या रोल था। इन्होंने कोई एडिशनल एफर्ट्स लगाए, इन्होंने कोई मार्केटिंग कैंपेन लगाई, इन्होंने कुछ भी तरह के एफर्ट लगाए किसी में, अपनी रिसर्च में कुछ भी, उल्टा इन्होंने तो क्वालिटी गिरा दी। तो इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो गया एक इंसिडेंस की वजह से। तो इसमें इनका तो कोई रोल नहीं है, ना ही इन्होंने कुछ एक्सपेंशन करा, ना ही इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट करा। बस इन्होंने और माल बनाते गए और बेचते गए और खूब सारा प्रॉफिट बनाते गए। तो ये जो बिना मेहनत के खूब सारी कमाई हो जाती है ना किसी एक्सटर्नल इंसिडेंट की वजह से, उसे फिर उस कमाई पे टैक्स लगाती है सरकार, जिसे कहती है विंडफॉल टैक्स। देखो ये कंटिन्यूस टैक्स नहीं होता, ये वन टाइम टैक्स ही होता है, आपको इतना याद रखना है। कि जैसे सैनिटाइजर इंडस्ट्री ने उस एक दो साल में बहुत सारा पैसा लगा दिया, तो उस इंडस्ट्री पे सरकार ने लगा दिया विंडफॉल टैक्स, कि तुमने इतना सारा पैसा कमा लिया बिना कुछ ज्यादा मेहनत करे, बिना कुछ एडिशनल एफर्ट्स लगाए, तो तुम हमें दो पैसा। अब इसमें कॉर्पोरेट्स बहुत गुस्सा होते हैं कि ये तो हमारा लक है, आप इस पे क्यों पैसा लगा रहे हो। पर सरकार बोलती है हम तो लॉटरी पे भी पैसा लगा देते हैं, तो इस पे क्यों नहीं लगाएं। तो वही है। तो विंडफॉल टैक्स वो होता है अ हायर टैक्स ऑन इंडस्ट्रीज अर्निंग अनएक्सपेक्टेड एंड अबव एवरेज प्रॉफिट्स। ठीक है, ये डेफिनेशन याद रखनी है। विंडफॉल टैक्स से सिर्फ एक सवाल आएगा कि विंडफॉल टैक्स होता क्या है, आपको यही बताना है। अ हायर टैक्स ऑन इंडस्ट्रीज अर्निंग अनएक्सपेक्टेड एंड अबव एवरेज प्रॉफिट्स। Windfall taxes are designed to tax the profits a company derives from an external, sometimes unprecedented event. For instance, the energy price rise as a result of the Russia-Ukraine conflict. देखो कोविड भी एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट ही है, कि कोई चाहता नहीं था पर हो गया, एक्सटर्नल इवेंट ही है। तो उसमें गेन हो गया ना उनका बहुत ज्यादा, वरना तो कोई खास बिक नहीं रहे थे सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर इंडस्ट्री ने इस इवेंट से बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, तो इनको एक हायर टैक्स देना पड़ेगा।
These are profits that cannot be attributed to something the firm actively did. इन्होंने एक्टिवली क्या करा, इन्होंने कौन सी कैंपेन चलाई, इन्होंने कौन सी लोगों में हैबिट डेवलप करी कि सैनिटाइजर का यूज करें, लाइक एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, इन्होंने कोई खासे इन्वेस्टमेंट भी नहीं करे, और एन एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. A windfall is defined as an unearned, unanticipated gain in income through no additional efforts or expense. Governments typically levy a one-off tax retrospectively over and above the normal rates of tax on such profits called windfall tax. देखो, ये वन टाइम टैक्स ही है, ऐसा नहीं कि इसको सदाबहार के लिए लगा देंगे कि सैनिटाइजर इंडस्ट्री अभी भी वो टैक्स दे रही है कि हमने प्रॉफिट कमाया था, क्योंकि अब तो इतना कमा नहीं रहे ये लोग. तो ये वन टाइम टैक्स होता है, ये बात याद रखनी है आपको. और ये रेट्रोस्पेक्टिवली है, क्योंकि प्रोग्रेसिव नहीं है, ये पुराने टाइम पे. रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहले आपने कमा लिया तो उस पे लग रहा है, ये फॉरवर्ड टैक्स नहीं लगता. जैसे एक होता है जो फॉरवर्ड टैक्स लगेगा कि 2026 से 27 के फाइनेंशियल ईयर में जो भी पैसा कमाएंगे उस पर टैक्स लगेगा. ये बैक डेट में टैक्स लगता है कि देखो 2020 में सैनिटाइजर इंडस्ट्री ने खूब पैसा कमाया, 2021 में खूब पैसा कमाया, तो 2022 में सरकार कहती है कि जो तुमने 20-21 में पैसा कमाया है ना, उस पर टैक्स लगा रहे हैं, इसलिए इसे रेट्रोस्पेक्टिवली टैक्स कहा जाता है. ठीक है. वन एरिया वेयर सच टैक्सेस हैव रूटीनली बीन इन oil markets where price fluctuations leads to volatile or erratic profits for the industry. देखो ऑयल इंडस्ट्रीज में बहुत लगता रहता है ये. तो आपको क्या याद रखना है, विंडफॉल टैक्स क्या है? अ हायर टैक्स ऑन इंडस्ट्रीज अर्निंग अनएक्सपेक्टेड एंड अबव एवरेज प्रॉफिट्स. बहुत अच्छे से याद रखना विंडफॉल टैक्स क्या होता है. ठीक है. इसका कुछ रेशनल भी है कि सरकार बोलती है कि इतना पैसा कमा लिया है लोगों ने तो थोड़ा समाज की भलाई के लिए भी दें. कॉर्पोरेट्स इसमें कहते हैं कि हमने कमाया है, हम क्यों दें. तो ऐसे ही खींचातानी चलती रहती है कॉर्पोरेट्स में और सरकार में. तो एक बार रेशनल देख लेते हैं जो बोलते हैं ये विंडफॉल टैक्स का. देयर हैव बीन वेरिंग रैशनल्स फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड टू इंट्रोड्यूस विंडफॉल टैक्सेस, from redistribution of unexpected gains when higher prices benefit producers at the expense of consumers, to funding social welfare schemes and as a supplementary revenue stream for the government. अब तो सरकार का ये है कि कोविड में देखो बहुत नुकसान हुआ है देश का, अब लोगों की मजबूरी पे तुम पैसा कमा रहे हो तो ये तो गलत है ना, तो तुम उस पर टैक्स दो जिससे हम अगेन लोगों में ही वो पैसा खर्च कर सके, समाज कल्याण की नीतियां बना सके. इसके बेनिफिट्स होते हैं, ये बूस्ट करता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू, प्रोवाइड करते हैं पब्लिक सर्विसेज एंड अदर बेनिफिट्स टू द सिटीजंस. Windfall gains can repay interest bearing consumer. Invest the windfall proceeds in gold deposits. ठीक है, गोल्ड में भी डाल सकते हैं. इम्पैक्ट देख लेते हैं इसका, लेफ्ट वाला चार्ट जल्दी से, कि बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है. प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है, ऑब्वियसली बात है. मार्केट वॉलेटिलिटी आ जाती है, कॉम्पिटेटिव डिसएडवांटेज हो जाता है, रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है इनोवेशन पे. फिर लोग सोचते हैं हम इनोवेट ही क्यों करें जब सरकार पैसा ले जाती है. ठीक है, तो ये सब तो इम्पैक्ट आता है बिजनेस पे. फिर कंज्यूमर्स पे इम्पैक्ट कर देख लेते हैं, इंप्रूव हो जाती है पब्लिक सर्विसेज, प्राइस पैराडॉक्स आ जाता है, मास ले ऑफ हो जाते हैं, इंक्रीज कमोडिटी प्राइस आ जाता है. ठीक है, विंडफॉल टैक्स यही होता है, याद रखना, बस डेफिनेशन याद रख लेना विंडफॉल टैक्स की, सफिशिएंट होगा प्रीलिम्स के लिए. देखो ये है म्यांमार का मैप. म्यांमार ना बॉर्डर शेयर करता है 5 देशों से. म्यांमार अपनी बॉर्डर शेयर करता है 5 कंट्रीज से. वो है बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओस और थाईलैंड. और इसकी मैरीटाइम बॉर्डर शेयर होती है बे ऑफ बंगाल से और अंडमान सी से. ठीक है. बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है अपने वेस्ट में, इंडिया से नॉर्थ वेस्ट में, चाइना से नॉर्थ ईस्ट में, लाओस से ईस्ट में, और थाईलैंड से साउथ ईस्ट में. बड़ी देखो अजीब सी शेप है ना म्यांमार की. इसका एक पार्ट आ रहा है एकदम नीचे तक, थाईलैंड तक जा रहा है. पर ध्यान रखना म्यांमार गल्फ ऑफ थाईलैंड से टच नहीं करता बॉर्डर. आपको हो सकता है मैप देख के कंफ्यूजन हो जाए कि क्या म्यांमार गल्फ ऑफ थाईलैंड से बॉर्डर शेयर करता है, पर नहीं, नहीं करता. ये बे ऑफ बंगाल और अंडमान सी से ही मैरिटाइम बाउंड्री शेयर करता है. म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है 5 देशों से. कितने देशों से? 5 देशों से. वो 5 देश हैं बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, लाओस, थाईलैंड. तो यूपीएससी सवाल बना सकती है म्यांमार से रिलेटेड कि म्यांमार कौन कौन से देशों से बॉर्डर शेयर करता है. तो बांग्लादेश से करता है वेस्ट में, इंडिया से नॉर्थ वेस्ट में, चाइना से नॉर्थ ईस्ट में, लाओस से ईस्ट में, थाईलैंड में ईस्ट से, मतलब साउथ ईस्ट से. Myanmar has a total land border of approximately 6523 km, bordered by 5 countries: China to the northeast, Thailand to the east and southeast, India to the northwest, Laos to the east, Bangladesh to the west. देखो ये मैप है म्यांमार का, याद रखने हैं ये म्यांमार की कंट्रीज.
क्योंकि देखो म्यांमार भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, वहां पे अलग ही सरकार चल रही है, रोहिंग्या वाला इशू भी है, तो देख लेना, बहुत जरूरी है ये म्यांमार। थैंक यू, कैसा लगा लेक्चर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।